नमस्कार साथियों। एफटीएससी एक्ट एसटी पर होने वाले सामाजिक अत्याचार, आर्थिक अत्याचार, किसी प्रकार का ऐसा अत्याचार जो एसटी और एससी के सदस्यों पर होते हैं, उनके लिए एफटीएससी अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 बनाया गया। इस अधिनियम की धारा 1, 2 और धारा 3 के कुछ खंड हमने पढ़ लिए थे। क्योंकि धारा 3 का एक खंड मैंने छोड़ा था कि वो पूर्वभाव्य शर्त के रूप में रहेगा कि अगली क्लास शुरू करूंगा तो उस प्रोविजन को क्लियर करूंगा कि देवदासी का क्या कंसेप्ट होता है। पर 2 दिन हमारी क्लास हो चुकी है, तो हम इसको शुरू से ही देख लेते हैं कि धारा 3 में क्या क्या हुआ था। एक बार छोटा सा रिवीजन हो जाएगा कि कोई एफटी और एससी का सदस्य नहीं होते हुए, मतलब नॉन एफटी और नॉन एससी का मेंबर है। एफटी एससी का मेंबर आपस में गाली गलौज कर ले, वो इस एक्ट में कवर नहीं होगी। सिंपल जैसी धारा लगती है आईपीसी की, वही लगेगी। पर कोई एफटी एससी का पर्सन नहीं है और उसने अगर एफटी एससी के सदस्य के लिए ये कार्य कर लिए तो वो धारा 3 के अंतर्गत अपराध होगा। सबसे क्या, एफटीएससी के सदस्य के मुख पर कोई अखाद्य या घृणाजनक पदार्थ रखता है या उनको खाने के लिए मजबूर करता है। दूसरा, एफटीएससी के सदस्य के जो भी ऑक्यूपाइड प्रेमाइस से दखलकृत परिसर है या उसके घर के प्रवेश द्वार पर मलमूत्र, मल, पशु शव या अन्य घृणाजनक पदार्थ इकट्ठा करता है, वो इसके अंदर आएगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को सत्कारित करने, अपमानित करने या शुद्ध करने के लिए कोई मलमूत्र, कूड़ा उसके पड़ोस में इकट्ठा करता है, सी के अंदर आएगा। हमने इनको डिटेल में पढ़ लिया था, इसलिए सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूं। मैंने एक एक पॉइंट समझाया था कब किस कंडीशन में कौन सी धारा में कवर होगा। एफटीएससी के सदस्यों को जूते की माला पहनाना, नग्न अवस्था में या अर्ध नग्न अवस्था में घुमाना, डी के अंदर आएगा। ई में हमने देखा कि बलपूर्वक शब्द पर जोर देते हुए सिर का मुंडन करना, कपड़े उतरवाना, मुंह से हटाना, चेहरा शरीर पोतना या अन्य कोई कार्य करना जो इसी श्रेणी में आते हैं वो इसके अंतर्गत आएंगे। अनुसूचित जाति जनजाति के किसी सदस्य के स्वामित्वाधीन या कब्जे या आवंटित या सक्षम प्राधिकारी द्वारा उससे प्रदान की गई कोई भी भूमि है उसको सदोस्त अभिभोग में लेगा, खेती करेगा या भूमि को अंतरित करेगा। सदोस्त का मतलब है उसकी इच्छा के विरुद्ध, उसकी सहमति के बिना, और जहां व्यक्ति ने ऐसी सहमति कोई मृत्यु वगैरह के कारण, मृत्यु या उपपत्ति के भय में डालकर प्राप्त की है, तो ये सब सदोष माना जाएगा। या फिर एफटी और एससी के सदस्य या की भूमि और परिसर से उसको बेकब्जा करता है या उसका कोई अधिकार है जो चाहे भूमि पर, परिसर पे, जल पे या सिंचाई सुविधाओं पे है, उस अधिकार में हस्तक्षेप करता है, उसकी फसल को नष्ट करता है या उसके जो फसल से उत्पाद प्राप्त होते हैं उनको उठा के ले जाता है, तो वो इस धारा के अंतर आता है। ये सदोष शब्द को परिभाषित कर रहे थे, हमने पढ़ लिया था। बेगार आपको बता दी थी कि बेगार अगर उसको बेगार कराते हैं, बलात्श्रम कराते हैं या बंधुआ मजदूरी करवाने के लिए मजबूर करते हैं तो इसके अंतर्गत आएगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को मानव या पशुओं की अंत्येष्टि या ले जाने या कब्र खोदने के लिए विवश करना, तो एफटी और एसटी के किसी मेंबर को मानव, पशु शवों की अंत्येष्टि लाने ले जाने के लिए, कब्र खोदने के लिए विवश करते हो, हाथ से मेला या गंदगी उतारने के लिए विवश करते हो, तो ये सब इसके अंदर आएंगे। इस प्रोविजन को मैंने छुड़वा दिया था कि कल मेरी पूर्वभावी शर्त होगी कि मैं जब क्लास शुरू करूंगा तो पहले सबसे पहले आपको ट वाला प्रोविजन समझाऊंगा, उसके बाद ही आगे चलेंगे। देवदासी एक प्रथा हुआ करती थी पुराने समय में। पुराने समय में क्या करते थे कि धर्म के नाम पर एफटी और एससी समाज की महिलाओं को, एफटी और एससी समाज की स्त्रियों को, जो स्त्रियां कुंवारी होती थी, उन कुंवारी स्त्रियों को भगवान को दान कर दिया जाता था। भगवान को दान कर दिया जाता था। पुराने समय में क्या होता था, दान करते हैं, जैसे अभी एक गाय खरीद के हम दान कर देते हैं मंदिर पे, या मंदिर पे कोई सामान दान करते हैं, ऐसे ही पुराने समय में भारत के अंदर एसटी और एससी की स्त्रियों को, जो कुंवारी स्त्री होती थी, अनमेरिड होती थी, उन कुंवारी स्त्रियों को भगवान को दान कर दिया जाता था। फिर वो या तो भगवान की दासी बनकर रहती थी या मंदिर की दासी, या तो भगवान से उनकी शादी कर दी ऐसा मान लिया जाता था, या मंदिर की दासी बनकर रहती थी
और कालांतर में क्या हुआ, मंदिर में जब वो दासी बन के रहती थी तो मंदिर में उनके साथ यौन शोषण होने लगा, क्योंकि उनको आजीवन अपने घर नहीं जाना होता था, मंदिर में ही जीवन यापन करना था। जब मंदिर को दान कर दिया या भगवान को दान कर दिया, भगवान से उसका विवाह हो गया या मंदिर से विवाह हो गया, ऐसा कंसेप्ट मान लिया जाता था, तो फिर आपको सभी प्रकार के अधिकार आपके खत्म हो जाते थे। आपको मंदिर में ही रहना है, वहां पर एक दासी का जीवन जीना है, भगवान को आपको दान दे दिया गया, तो उस स्त्री का जीवन मंदिर को समर्पित हो जाता था, या मंदिर के पुजारी वगैरह को उनका भगवान से या मंदिर के साथ विवाह हो जाता था। ये कंसेप्ट देवदासी कहलाती थी। देव मतलब भगवान और भगवान की दासी। बाद में मंदिर के अंदर कई लोगों के द्वारा यौन शोषण किया जाने लगा और कर्नाटक हाईकोर्ट ने इसको अवैध प्रथा घोषित कर दिया कि ये जो कस्टम्स है वो अवैध है, इलीगल है, और महिलाओं के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए कि महिलाएं कुंवारी कन्याएं दान मंदिर में दान देने वाली जो प्रथा है इसको बैन कर दिया गया। कर्नाटक के अंदर कर्नाटक हाईकोर्ट ने इसको बैन किया था। आप YouTube सर्च करोगे तब भी आपको मिल जाएगी, और मैंने किसी व्यक्ति से पूरी जानकारी इसकी जुटाई, उसके आधार पर मैंने आपको बता दिया। तो एसटी या एससी की स्त्री को, तो कुंवारी स्त्री होती थी, उसको देवदासी के रूप में या तो पूजा मंदिर या किसी अन्य धार्मिक संस्थान को देवी मूर्ति या पात्र के समर्थन को, या तो किसी देवी को या किसी भगवान की मूर्ति को या कोई भी भगवान के पात्र को समर्पण के लिए, या वैसी ही किसी अन्य प्रथा के निष्पादन या संवर्धन के लिए के कार्यों को अनुज्ञात करेगा। मतलब एसटी एससी समाज की स्त्री को देवदासी के रूप में पूजा मंदिर या देवी मूर्ति किसी को भी समर्पण कर दिया, और उसको अब वही रहेगी, वही जीवन यापन करेगी, ऐसी कोई प्रथा है उनके संबंध में, तो उस प्रथा को ये धारा 3 का अपराध मानता है उन महिलाओं के साथ। फिर हमने ये सारे प्रोविजन पढ़ लिए थे कि ये तो एसटी एससी के सदस्य को वोट देने के लिए मजबूर कर रहे हो। यहां पर हमने इसका अंतर पढ़ा था, एफटीएससी के सदस्यों के विरुद्ध। ये तो एफटीएससी के सदस्यों को वोट देने का के लिए मजबूर, और किसी को मजबूर करो कि आप एफटीएससी के सदस्यों को वोट नहीं डालोगे, उनके विरुद्ध अगर यही शक्तियां प्रयोग करते हो तो इसमें कवर होता है। एफटीएससी का कोई मेंबर है जो पंचायत या नगर पालिका का सदस्य या अध्यक्ष है और उस रूप में पद धारण करता है, तो उसके संबंध में कर्तव्य और उसके कृत्यों को करने के लिए उसको बाधित नहीं करेगा, परेशान नहीं करेगा। या फिर मतदान के पश्चात उस पर हमला नहीं करेगा, उपपत्ति नहीं करेगा, या उस पर सामाजिक आर्थिक बहिष्कार अधिरोपित नहीं करेगा या अधिरोपित करने की धमकी नहीं देगा। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के विरुद्ध मिथ्या, द्वेषपूर्ण और तंग करने वाला वाद, दांडिक या अन्य विधिक कार्यवाहियां संस्थित नहीं करेगा। हमने यहां तक पढ़ लिया था, लास्ट प्रोविजन ये पढ़ा था कि किसी लोक सेवक को कोई मिथ्या या तुच्छ सूचना देगा जिससे ऐसा लोक सेवक अपने विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग अनुसूचित जाति या जनजाति के किसी सदस्य को सती करने या शुद्ध करने के लिए करे, तो वो भी धारा 3 का ही उल्लंघन माना जाएगा। देवदासी का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रोविजन। यहां से हम आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले का मैंने शॉर्ट रिकॉल कराया क्योंकि मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं। द प्रोविजन कहता है धारा 3 का कि कोई एसटी या एससी के किसी सदस्य को अवमानित करने के लिए, अवमान हो रहा है उसका 499 वाला आईपीसी में, तो किसी एसटी या एससी का कोई सदस्य है जो एसटी या एससी का, उसको अवमानित करने के आशय से लोक दृष्टि में आने वाले किसी स्थान या पर अपमानित या वित्रस्त करना। कोई पब्लिक पैलेस है जहां पर लोगों को नजर आता है, लोक दृष्टि का मतलब है कि कोई पब्लिक पैलेस है या जहां पब्लिक की साइट में कोई ऐसी जगह जो लोगों को आराम से नजर आता है, उस स्थान पे एफटीएससी के मेंबर को अपमानित करने के आशय से आप अगर अपमानित करते हो या अभित्रस्त करते हो। अभित्रस्त करने का मतलब परेशान करना। जैसे बार बार आप पेपर लीक की घटनाओं से अभित्रस्त हो गए, सरकार की जो पेपर लीक हो रहा था उससे आप अभित्रस्त हो गए, परेशान हो गए। तो अभित्रस्त करना, परेशान होना, अपमानित करना, खुले स्थान पर उसका किसी प्रकार से अपमान करना, ठीक है। तो किसी को अवमान करने के आशय से कि आप तो इसकी इज्जत की बंदूरी निकालेंगे, ऐसा सोचकर आप एफटीएससी के सदस्यों को, लोक दृष्टि में आने वाला कोई भी स्थान हो सकता है जब पब्लिक की आराम से पहुंचे, पब्लिक को वो चीज दिखती है, सामने नजर आती है, वहां पर अपमानित या वित्रस्त करोगे तो धारा 3 के द अपराध के अंदर आप आओगे।
पर हम हमारे घर घर के अंदर कर रहे हैं और उन लोगों को पता नहीं लग रहा, हमारा घर बड़ा है, उसमें किसी को पता नहीं लग रहा है कि किसको बोला जा रहा है, क्या शब्द यूज हो रहे हैं, तो ये धारा 3 के अंदर नहीं आएगा। कुछ लोग कमेंट सेक्शन में बार बार शब्दों के अर्थ पूछते कि प्रविरत का पूछ रहा था, मैं वहां बता के आया था कि प्रविरत का मतलब अलग होना होता है, या अभित्रस्त का मतलब हो गया कि परेशान कर लेना, आपको बार बार एक ही कार्य से तंग करना अभित्रस्त करना कहलाता है। जैसे श्रीलंका की जनता रावण के कार्यों से अभित्रस्त हो गई थी और राम के पक्ष में उनका आंतरिक समर्थन था। तो अभित्रस्त शब्द का अर्थ समझा दिया, फिर भी अगर आप नहीं समझते हो तो जितना समय आप पूछ कर खराब करेंगे, 2 घंटे बाद उसका रिप्लाई आएगा, इतने में आप सेक्शन पढ़ चुके होंगे, फिर उसका रिप्लाई आएगा नहीं आएगा, क्योंकि जो असिस्टेंट बेटा उसके पास 200-500 मैसेज है, उसकी जगह आप एक बार सिंपली गूगल सर्च कर लो, वहां से आपको उसका अर्थ मिल जाता, ठीक है। फिर भी अगर अर्थ नहीं मिलता है, संतुष्टि नहीं होती, फिर आप क्वेश्चन पूछो। कुछ चीजें जो आप अपने स्तर पे सोल्व कर सकते हैं, उन समस्याओं को अपने स्तर पे सोल्व करने का प्रयास किया करो, मेरा ऐसा मानना है। हर चीज में डिपेंडेंसी मत डालो। लोक दृष्टि में आने वाले किसी स्थान पर, क्योंकि शब्दों का अर्थ गूगल आराम से उपलब्ध करा देता है, तो गूगल से पहले पूछ लो। वो नहीं कराता तो हम तो उपलब्ध हैं, हम तो कराएंगे। 3 वाला पॉइंट पढ़ रहे हैं कि लोक दृष्टि में आने वाले किसी स्थान पर जाति के नाम से अनुसूचित जाति या जनजाति के किसी सदस्य को गाली गलौज करना। सबसे ज्यादा यह धारा उपयोग में होती है कि कोई भी एसटी/एससी का मेंबर जब रिपोर्ट दर्ज कराता है तो यह कहता है कि सबसे पहले मेरे खिलाफ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। तो कोई पब्लिक प्लेस में, जो कोई पब्लिक साइट में आने वाला ऐसा स्थान है जहां लोगों की दृष्टि पड़ती रहती है, तो लोगों की निगाह में आने वाले स्थान पर जाति के नाम पर कोई एसटी या एससी के किसी मेंबर के साथ गाली गलौज करना 3 का अपराध है। 3 का अपराध, 3 का अपराध। इंग्लिश का मिसिंग हो गया, कल हम इंग्लिश पढ़ रहे थे, आज हिंदी शुरू कर दी, एडजस्ट कर लेना आपके हिसाब से। मैं इसको कंक्लूड करूंगा तब आपको समझा दूंगा कि कैसे ये कंप्लीट करना है। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्यों द्वारा सामान्य धार्मिक माने जाने वाली या अति श्रद्धा की ज्ञात किसी वस्तु को नष्ट करेगा, हानि पहुंचाएगा या अपवित्र करेगा। एसटी या एससी के किसी भी सदस्य के द्वारा कोई धार्मिक माने जाने वाली जगह है या किसी अति श्रद्धा की कोई वस्तु है, उस वस्तु को नष्ट करते हो आप, हानि पहुंचाते हो या अपवित्र करते हो। जैसे एससी के अधिकतर सदस्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपना आदर्श मानते, मानना भी चाहिए कि वो बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति थे और उनका कानून पर बहुत अच्छा पकड़ था। संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने कार्य किया था। संविधान कहीं लोगों की संयुक्त मेहनत का नतीजा है, तो अकेले अंबेडकर सर को हम क्रेडिट देने की जगह हमें संविधान सभा को क्रेडिट देना होता है। पर जो संविधान बना था उसकी ड्राफ्टिंग अंबेडकर जी की अध्यक्षता में बनी कमेटी के द्वारा हुई थी। तो अगर अंबेडकर जी की मूर्ति को आप तोड़ते हो तो वो ऐसी वस्तु है जिसको अनुसूचित जाति के द्वारा अति श्रद्धा और धार्मिक आस्था मानी जाती है, उस वस्तु को नष्ट करना, हानि पहुंचाना। या कोई ऐसी वस्तु है, ऐसी चीज है जिसको एसटी या एसटी समुदाय के व्यक्तियों के द्वारा श्रद्धा प्रदान की जाती है, उनको अपनी धार्मिक चीज माना जाता है, उनको नुकसान पहुंचाना, हानि पहुंचाना, अपवित्र करना माना जाता है। जैसे राजस्थान में एसटी के अंदर, एसटी समुदाय के अंदर एक जाति आती है मीणा। मीणा जाति मीन पुराण में बहुत विश्वास करती है और इनके पवित्र जगह की आप बात करो तो सवाई माधोपुर में रामेश्वर घाट है, या फिर ये प्रतापगढ़ के अंदर भूरिया बाबा है, गोमतेश्वर, इनको ज्यादा मानते। अब आप वहां पर जाकर हानि पहुंचाते हो मंदिर को, या मीन पुराण किताब है जिसको ये पवित्र ग्रंथ मानते हो, उनको फाड़ देते हो, तो ये सब धारा 3 का अपराध है। वस्तु पद से अभिप्रेत है। इस प्रयोजन के लिए जो वस्तु शब्द यूज हुआ है, इस वस्तु शब्द का अर्थ है से अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत कोई मूर्ति भी आ सकती है, कोई फोटो भी आ सकता है, रंग चित्र भी आ सकता है। तो वस्तु शब्द के अंतर्गत वस्तु तो आएगी, साथ में कोई मूर्ति, कोई फोटो या कोई रंग चित्र भी आ सकता है। रंग चित्र कोई पेंटिंग वगैरह बनी हुई है तो वो भी इसके अंदर इंक्लूड होगी वस्तु शब्द के अंतर्गत। जैसे भीमराव अंबेडकर का फोटो फाड़ दिया, या जय भीम का जो
एक कंसेप्ट चल रहा है, जय भीम का कंसेप्ट चलता है। भीमराव चंद्रशेखर हैं जो भीम पार्टी के अध्यक्ष हैं। पार्टी तो मुझे उनका नाम याद नहीं है। राजस्थान में हनुमान बेनीवाल के साथ उनकी पार्टी ने चुनाव लड़ा था। तो जो पार्टी है वो जय भीम का नारा देते हैं। तो अगर कोई जय भीम को मानने वाला है या नीला वगैरह, जो जय भीम का नीला झंडा होता है, उस झंडे के प्रति आस्था श्रद्धा रखते हो, उसको नष्ट करते हो, इसके अंतर्गत वो सारी चीजें इंक्लूड होती है। या फिर एसटी और एससी के सदस्यों के द्वारा शत्रुता की भावना, घृणा की भावना, वैमनस्य की भावना की एसटी या एससी के सदस्यों के विरुद्ध शत्रुता, घृणा, वैमनस्य की भावना या तो लिखित में प्रदर्शित करते हो, या मौखिक शब्दों के द्वारा, या चिन्हों के द्वारा, या दृश्य रूपेण द्वारा, या अन्यथा अभिवृद्धि करते हो, अभिवृद्धि करने का प्रयत्न करते हो। एसटी या एससी के सदस्यों के विरुद्ध, इनके अगेंस्ट आप क्या करते हो, या तो लिखित में, जैसे आपने कोई ट्वीट कर दिया, या फिर मौखिक रूप से कह दिया कि ये आरक्षण लेकर नौकरी में हमें नुकसान पहुंचा रहे और ये तो सारे ऐसे प्रोग्रेस कर गए। तो आरक्षण संविधान में लिखी हुई एक वैकल्पिक व्यवस्था है कि जो पिछड़ा वर्ग है उसको सामान्य वर्ग के बराबर लाने के लिए ऐसी व्यवस्था की गई थी। तो उस व्यवस्था के अनुसार चल रहा है। आप किसी वर्ग को भड़काते हो, जनरल वालों को कहते हो कि अरे भैया ये लोग ऐसे कर देंगे, इनका आरक्षण नहीं होना चाहिए। तो अगर किसी व्यक्ति को एसटी या एससी के सदस्यों के विरुद्ध या तो शत्रुता रखने के लिए, या उनसे नफरत करने के लिए, या उनसे दुश्मनी करने की भावनाओं के साथ आप लिखित में, मौखिक में, या कोई चिन्ह के द्वारा, कोई भी ऐसा चिन्ह बना दिया, उसके द्वारा उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचता है। जैसे राजस्थान में तेजाजी महाराज है, उन तेजाजी महाराज का ऐसा घोड़ा एक चिन्ह है, ये मैं घोड़ा बना देता हूं कि ऐसा एक घोड़ा है, घोड़ा के ऊपर वो सवार है और हाथ में असूल लिए हुए, ये तेजाजी का झंडे पे बना हुआ चिन्ह होता है। अब कोई ऐसे चिन्ह का प्रिंट निकाल के उस पर क्रॉस लगा के जगह जगह चिपका दे, तो मतलब ये उस जाट समाज की भावनाओं को चिन्ह के द्वारा ठेस पहुंचाने की परिकल्पना है कि जाट समाज के आराध्य देवता तेजाजी, और तेजाजी के चिन्ह को काटना मतलब तेजाजी के अस्तित्व को समाप्त करने का प्रयास करना है। इस प्रकार का कोई भी करता है तो उस समाज के प्रति, ऐसे अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों के विरुद्ध कोई भी आप ऐसा कार्य करते हो जिससे लिखित या मौखिक या चिन्हों द्वारा या दृश्य रूपेण द्वारा, दृश्य रूपेण कोई भी ऐसी एक्टिंग करते हो उनके लिए, या अन्यथा उसमें अभिवृद्धि करते हो या अभिवृद्धि करने का प्रयास करते हो, तो ये भी धारा 3 का अपराध होगा। क्या फिर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जाति के सदस्यों द्वारा अति श्रद्धा माने जाने वाले किसी दिवंगत व्यक्ति की या तो लिखित में या मौखिक शब्दों द्वारा या अन्य साधन द्वारा अनादर करेगा। एसटी और एससी के सदस्य ऐसे सदस्य किसी के प्रति श्रद्धा रखते हैं जो दिवंगत हो चुका है, दिवंगत हो चुका है, उस व्यक्ति के लिए या तो लिखित में या मौखिक में या अन्य साधन द्वारा उसका अनादर करना। कैसे करना समझना। इसमें और पहले वाले में क्या अंतर है, मैं अंतर करके दिखाता हूं आपको, ताकि आप प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चनों को डील करने में ज्यादा असहजता महसूस नहीं करें। यहां पर आपको बोला गया था कि एसटी और एससी के सदस्यों द्वारा धार्मिक माने जाने वाली और अति श्रद्धा की किसी वस्तु को नष्ट करना। कोई ऐसी वस्तु है जिसको नष्ट करते हो, हानि पहुंचाते हो या अपवित्र करते हो। वस्तु के अंतर्गत मैंने भीमराव अंबेडकर की मूर्ति शब्द को काम में लिया था, क्योंकि इसने कहा है कि वस्तु के अंतर्गत मूर्ति शामिल है। तो मैंने भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को आप तोड़ते हो तो 3 न के अंदर चले जाओगे। अगर आप अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्यों के द्वारा अति श्रद्धा मानने वाले किसी दिवंगत व्यक्ति, फिर बात करता हूं भीमराव अंबेडकर, BR अंबेडकर, देखो भाई कोई स्पेलिंग मिस्टेक होगी हो तो माफ करना, लिखे पढ़ाते वक्त कोई एरर हो सकता है ना। तो भीमराव अंबेडकर जी का दिवंगत व्यक्ति है, हमारे बीच में नहीं रहे हैं, और एसटी एससी समुदाय के लोग उनको बड़ी श्रद्धा के रूप में देखते हैं। बाकी भी जो शिक्षाविद है, संविधान में भरोसा करते हैं, वह सभी भीमराव अंबेडकर के प्रति बहुत आदर सम्मान रखते हैं। तो आप उनके लिए लिखित में, मौखिक में या अन्य साधन द्वारा उनका अनादर करते हो। और है कि भीमराव अंबेडकर तो कुछ भी नहीं था, एक जाति विशेष को पनपाया और लोगों का वो सोचता ही नहीं था। आप पूना पैक्ट पढ़ो, इरविन समझौता पढ़ो, उसमें भीमराव अंबेडकर जैसे आज गांधी जी के खिलाफ
गांधी जी ने अकेले ने देश की आजादी के लिए एक आंदोलन खड़ा किया और उस आंदोलन की बदौलत देश की आजादी की लड़ाई लड़ी गई। तो आज गांधी जी की जिस तरह से आलोचना हो रही है इस देश के अंदर, कि वर्तमान में ये माना जाता है कि गांधी जी ने कुछ नहीं किया, जो किया था वीर सावरकर ने किया था, गांधी जी को तो बहुत गलत व्यक्ति थे। जिस प्रकार की कंसेप्ट आज दुनिया में डेवलप है, आप हर पढ़े लिखे व्यक्ति से, इंडिया में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति आईएएस आईपीएस अधिकारी होते हैं जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, उन सदस्यों के 100 सदस्यों की राय लेना, आपको 90% प्लस लोगों की कॉमन राय होगी कि गांधी जी जैसा इस देश में एक भी व्यक्ति पैदा नहीं होगा। वो नहीं होते तो ये देश आजाद होता ही नहीं। उन्होंने अपने सिद्धांतों पर अड़िग रहकर पूरे देश में एक ऐसा आंदोलन खड़ा किया जो आंदोलन खड़ा करना बहुत मुश्किल कार्य था, और उस आंदोलन की बदौलत देश को आजादी दिलाई। पर 10% हो सकते हैं कोई मानसिकता से ग्रस्त है कि वह किसी विशेष पार्टी के प्रति झुकाव है, या उन्होंने कोई गलत किताब पढ़ ली हो, गलत तथ्य हाथ में लग गए, उसके आधार पर कह सकते हैं गांधी जी ठीक नहीं थे। तो अब आप गांधी जी का जिस प्रकार से अपमान हो रहा है, इसी प्रकार से अगर एसटी और एससी कोई सदस्य के प्रति आदर श्रद्धा का भाव रखती है, उस सदस्य के बारे में आप लिखे कि आप मौखिक रूप से उसका अनादर कर रहे हो। जैसे मैंने भीमराव अंबेडकर की आलोचना में कोई ट्वीट कर दिया है, कोई फेसबुक पे कुछ डाल दिया, इंस्टाग्राम पे कुछ लिख दिया, तो ये 3F के अंदर आएगा। उनकी मूर्ति तोड़ना तो 3N में था, बाकी यहाँ 3F के अंदर आ जाएगा, F नहीं सॉरी फ के अंदर। बात समझ में आई क्लियर, कि यहाँ कोई मर गया, उस व्यक्ति के बारे में कुछ बातें बोलकर, लिखकर या कोई भी अन्य तरीके से उसका अपमान करना, और वहां पर उसकी मूर्ति, कोई फोटो, कोई चित्र है, इनका अपमान करना, या उस व्यक्ति के बारे में लिखकर, बोलकर या अन्य प्रकार से उसका अनादर करना, वहां पर कोई मूर्ति, फोटो या कोई भी उसकी पेंटिंग्स वगैरह बनी उसका अनादर करना। एसटी और एससी के सदस्यों जाति के किसी स्त्री को, एसटी और एससी की कोई लेडीज है, उसको यह जानते हुए स्पर्श करोगे कि वह एसटी और एससी की से संबंधित है, जबकि स्पर्श से ऐसा कार्य कामुक प्रकृति का और प्राप्तकर्ता की सहमति के बिना। एसटी और एससी की महिला आपको दिखगी, आपको पता है कि ये आदिवासी महिलाएं एसटी के अंदर आती है, आप ये जानते हुए उसको टच करोगे कि ये तो गरीब है, ये तो क्या विरोध करेगी एसटी एससी की, इनकी इज्जत नहीं होती, क्या फर्क पड़ता है। तो आप एसटी या एससी की कोई महिला को यह जानते हुए स्पर्श करते हो कि ये महिला एसटी और एससी से संबंधित है, महिला एसटी एससी से संबंधित है, और स्पर्श करने का कार्य कामुक प्रकृति का। आपका जो स्पर्श कर रहे हो वो एडल्ट्री कंडीशन, एडल्ट्री नेचर का है, कि आप उसके कमर पे हाथ लगा रहे हो, उसको इस इंटेंशन से कर रहे हो जो कामुक प्रकृति के अंतर्गत आती है, और जिसको आप टच कर रहे हो। प्राप्तकर्ता का मतलब है कि जो एसटी या एससी की लेडीज को आप टच कर रहे हो, उसकी सहमति के बिना अगर आप ऐसा कर रहे हो तो 3B के फर्स्ट क्लोज के अंदर आपने अपराध किया है। 3B का सेकंड क्लोज क्या कहता है, एसटी एससी की किसी स्त्री को सासे यह जानते हुए टच करोगे कि वह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से संबंधित है, सॉरी ये फर्स्ट वाला ही क्लोज था जो मैंने रिपीट कर दिया। ये ब का फर्स्ट जो पढ़ा था वैसा के वैसा ही ये क्लोज है, सेकंड वाला क्लोज पढ़ते हैं। ये हमने पढ़ लिया, अभी जो बोला था वही क्लोज है। अनुसूचित जाति या जनजाति की किसी स्त्री के बारे में यह जानते हुए कि वह अनुसूचित जाति या जनजाति से संबंधित है, कोई एसटी एससी की बालिका है, दलित बालिका है, कोई आदिवासी बालिका है, उनके लिए यह जानते हुए कि ये स्त्री एसटी एससी की है, कामुक प्रकृति के शब्दों को उपयोग करोगे, कोई कार्य करोगे, कोई अंग विक्षेप का उपयोग करे हुए। उस लेडीज के लिए कोई कामुक प्रकृति के अश्लील शब्द बोलोगे, या कोई अश्लील कार्य उसके सामने करके दिखाओगे, या उसका कोई अश्लील कार्यों के द्वारा अंग विक्षेप करने में उसका उपयोग करोगे, तो ये तीनों इसके अंदर आएंगे। अगर उसको छेड़ते हो, हाथ लगाकर स्पर्श कर और ऐसा स्पर्श कामुक प्रकृति का उसकी कंसेंट के बिना है, तो बी के फर्स्ट पॉइंट में, बी के सेकंड पॉइंट में शब्दों के द्वारा, कार्यों के द्वारा, अंग विक्षेप का उपयोग करके उस महिला को छेड़ते हो। अगर उस महिला के बारे में आपको पता है एसटी एससी की है, तो ये 3 के बी के सेकंड पॉइंट के अंदर कवर होगी। सहमति से क्या से है कि ऐसा सहमति से कोई सुस्पष्ट स्वैच्छिक करार अभिप्रेत है। उस लड़की ने अपनी इच्छा से
वॉलंटरी रूप से बिना किसी दबाव के स्वीकृति दिए कि हाँ आप मुझे टच कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो वो सहमति है। या जब कोई व्यक्ति शब्दों से, अंग विक्षेप द्वारा या अमौखिक संसूचना से किसी रूप में निर्दिष्ट कार्य में भागीदारी की रजामंदी को संसूचित करता है कि या तो उस महिला ने सुस्पष्ट रूप से, वॉलंटरी रूप से करार किया है, कहा है मुंह से कि आप मुझे टच कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा एक महिला एक लड़के के साथ कहती है जब वो उसके साथ इन रिलेशनशिप होती है। या फिर उस महिला ने शब्दों से कहा है कि हाँ ठीक है कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अंग विक्षेपों के द्वारा कोई ऐसा उन दोनों के बीच में अंग विक्षेप की कोई ऐसी घटना हो जिसके द्वारा उसके ने कंसेंट प्रदान करी है, या मौखिक रूप से उसने गर्दन हिलाकर सामने वाले ने पूछा कि क्या मैं आपको स्पर्श कर सकता हूं, और उसने अमौखिक संसूचना द्वारा, मतलब बोला नहीं, बस इशारा करके हाँ ना में गर्दन हिलाकर उसने उस कार्य में भागीदारी के लिए, चाहे तो स्पर्श करने का कार्य हो या उन शब्दों का प्रयोग, कार्यों का प्रयोग के प्रति अपनी रजामंदी दी, तो यह सहमति माना जाएगा। परंतु ये तो सहमति हो गई दोनों बातें तो, कि ये तो कंसेंट है। परंतु यदि एसटी और एससी की कोई स्त्री जो कामुक प्रति के किसी कार्य के प्रति शारीरिक अवरोध नहीं करती, आप एसटी एससी की महिला के साथ कामुक प्रकृति का कोई कार्य कर रहे हैं और उस महिला ने विरोध नहीं किया, वो चुपचाप रही, उसने हाँ भी नहीं दी, सहमति नहीं दी, रजामंदी नहीं दी, पर उसने विरोध भी नहीं किया। विरोध हो सकता है उसके मन में ये अंतर्भाव चल रहा हो, मैं विरोध करूं तो ये मेरे को मार दे, नुकसान पहुंचाए या हमारी बेइज्जती हो जाए। ऐसे किसी भी कार्य के कारण उस महिला ने कामुक प्रकृति के किसी कार्य का विरोध नहीं किया, अवरोध नहीं किया, तो इस केवल इस तथ्य के कारण लैंगिक क्रियाकलाप में उसकी सहमति नहीं माना जाएगा। कि अगर उसने नो नहीं कहा तो इसका मतलब यह नहीं माना जाएगा कि उसने यस कह दिया था। आपने पिक्चर देखी होगी पिंक मूवी, ठीक है, पिंक मूवी देखी होगी तापसी पन्नू अमिताभ बच्चन की। नो मीन्स नो, तो अगर उसने नो नहीं कहा तो आप ये मत मानो कि उसने यस कह दिया। उसने अगर किसी प्रकार का अवरोध नहीं किया, विरोध नहीं किया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने सहमति दे दी थी या उसने अमौखिक संसूचना में रजामंदी दे दी थी। वो हाँ बढ़ती है, मुंह से कोई हाँ बढ़ने का इशारा करती है, अंग विक्षेप द्वारा करती है, शब्दों द्वारा करती है या स्पष्ट रूप से बोल के करती है, तो ही रजामंदी है। अन्यथा उस महिला ने विरोध नहीं किया तो इसका मतलब रजामंदी नहीं माना जाएगा। साथ ही एक और परंतु की यहाँ पढ़ लो कि स्त्री का लैंगिक इतिहास, उस महिला के पहले कितने पुरुषों के साथ संबंध रहे हैं, या जो उसके साथ लैंगिक करते कर रहा उस व्यक्ति का लैंगिक इतिहास सहमति विवक्षित नहीं करता और अपराध को कम नहीं करता। आप कह दो कि इस महिला को, जिसके जो एफटीएससी की महिला आरोप लगा रही है मुझ पर धारा 3B का, इस महिला को तो पहले कई लड़कों से अफेयर रहा है, इसका तो चरित्र ही ठीक नहीं है, तो यह अपराध की प्रकृति पे कोई प्रभाव नहीं डालेगा, यह धारा वैसे ही प्रभाव में रहेगी, क्योंकि आप पूर्व लैंगिक इतिहास को एविडेंस के रूप में यू नहीं ले सकते। पार्टिकुलर केस में उस महिला का क्या रेस्पॉन्स था उस पर बात कीजिए, पहले कितने लोगों से इसके संबंध रहे उससे मतलब नहीं। या अपराधी का लैंगिक इतिहास को भी आप टारगेट नहीं कर सकते कि ये पुरुष तो किसी के साथ, लड़की के साथ ऐसे ही करता था, पहले किसी के साथ कुछ भी किया हो, आपके मामले में क्या ऐसा किया था, यही सहमति के संबंध में बिल्कुल नहीं देखा जाएगा। ना तो स्त्री का लैंगिक इतिहास देखना, ना अपराधी का पुरुष का लैंगिक इतिहास देखना सहमति विवक्षित करता है। मतलब विवक्षित का मतलब है कि अपने आप वो सहमति शामिल है। अगर आप जैसे कह देते हैं कि वो स्त्री का चाल चलन खराब है, तो हम कंसेप्ट मान लेते हैं कि वो स्त्री ने तो अब भी झूठा आरोप लगाया होगा, हो सकता है उस स्त्री का पुराना चाल चलन खराब रहा होगा, पर इस बार सच में उसके साथ अपराध हुआ है और उसने शुद्ध रूप से अपनी विरोध दर्ज कराया है, तो इस मामले में हम उसकी विवक्षित सहमति नहीं मान सकते और ना इससे अपराध की प्रकृति पर कोई प्रभाव पड़ेगा। क्लियर है? वह एसटी या एससी के किसी सदस्य द्वारा सामान्यतः उपयोग में लिए जाने वाला कोई सोर्स से, कोई जलाशय या अन्य सोर्स के जल को दूषित या गंदा करते हो। कोई एसटी या एससी के उपयोग में लिए जाने वाला जल का स्रोत है जिससे वो पानी भरता है, जिसके पानी को उपयोग में लेता है, उस जल को आप गंदा करते हो, दूषित करते हो, ताकि वो कम उपयुक्त हो जाए और उसका साधारण, जिसके लिए वो साधारणतः उपयोग करता है। तो एसटी एससी को पानी भरने से रोकने के लिए पुराने समय में ठाकुर क्या करते थे,
या तो मारा पीटा करते थे, या आज के जमाने में क्या करते हैं कि उस तालाब को या जल को दूषित कर देते हैं कि इससे ये ST SC वाले पानी नहीं पी सकेंगे। उसके लिए धारा बनाई है 3M। ST या SC के किसी सदस्य को लोक समागम के किसी स्थान से गुजरने के, ST और SC के किसी सदस्य को लोक समागम के किसी स्थान के गुजरने के, सॉरी इधर से पढ़ लेते हैं, ST SC के किसी सदस्य को लोक समागम के किसी स्थान पर गुजरने के किसी रूढ़िजन्य अधिकार से इनकार करेगा। ये जो गांव में चौराहे वगैरह होते हैं जहां बड़े ठाकुरों के घर होते थे, तो घर के सामने से ST SC नहीं गुजर सकती। आज भी मेरे गांव में तो जैसे परिवार है कुछ, मैं विशेष रूप से बात नहीं करूं, वहां से जब महिलाएं गुजरती है, पुरुष गुजरते हैं, तो चप्पल अपनी हाथ में ले लेते हैं, चप्पल पहन के उनके घर के बाहर से नहीं गुजरते। तो ऐसा अगर ST SC के किसी मेंबर को लोक समागम के स्थान पर, जहां पर लोग इकट्ठे होते हैं, लोग गुजरते हैं, लोक समागम मतलब पब्लिक की इकट्ठी होने की जगह है, ऐसे किसी स्थान से गुजरने के कोई रूढ़िजन्य अधिकार से इनकार करेगा कि आप इस स्थान से नहीं गुजर सकते, या फिर ऐसे सदस्यों को लोक समागम के किसी स्थान को उपयोग करने से या उस पर पहुंच रखने से निवारित करने के लिए बाधा पहुंचाएगा। लोक समागम का स्थान है, पार्क हो सकता है, कोई ऐसा जगह हो सकती है, जैसे कोई खेलने का स्थान हो सकता है, तो उसका उपयोग करने से आप मना कर देते हो, या वहां से कोई व्यक्ति गुजरता है तो इसमें से होकर नहीं गुजरेगा, मंदिर भी इसमें शामिल हो सकता है। तो आप उस व्यक्ति को लोक स्थान से गुजरने का कोई उसका अधिकार है, उस रूढ़िजन्य अधिकार से इनकार करते हो। जहां से वो पिछले कई सालों से गुजर रहा था, अब आप कहते हो नहीं गुजरोगे, यहाँ से बंदूरी नहीं निकालोगे, ऐसा कोई प्रोविजन करते हो। बंदूरी इसके अंदर कवर होगी या नहीं, अगर और कई मामलों में ऐसा नहीं आता है कि किसी प्रकार का शादी का जुलूस, विवाह कार्यक्रम निकालने में बाधा डालेगा, अगर ऐसा प्रोविजन कहीं नहीं आ रहा है तो 3M में कवर कर लेंगे, अन्यथा अगर आगे ऐसा प्रोविजन आता है तो वहां पर वो कवर होगी। कोई भी व्यक्ति जहां पर पब्लिक इकट्ठी होती है, पब्लिक इंजॉय करती है, पब्लिक का कोई स्थान है, लोक समागम का स्थान जहां लोग इकट्ठे होते हैं, जैसे पार्क हो गया, खेलने का स्थान हो गया, या अन्य कोई भी जैसे सभा वगैरह होती है, वहां लोग इकट्ठे होते हैं, तो वहां अगर उसका रूढ़िजन्य अधिकार है कि वहां पे आता जाता था पहले, उससे आप इनकार करते हो तो धारा 3M का है। या फिर ऐसा लोक स्थान को उपयोग में करने से या उस तक उसको पहुंचने से निवारित करते हो, बाधा पहुंचाते हो, जिसमें जनता या कोई अन्य वर्ग का सदस्य उपयोग करता है, पहुंच रखता है, तो ये 3M का उल्लंघन होगा। 3 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को उसका गृह, ग्राम या निवास या अन्य स्थान छोड़ने के लिए मजबूर करेगा या छुड़वाएगा, तो 3 का अपराध होगा। कि आप किसी ST SC के मेंबर को इतना परेशान करते हो कि वो अपना घर छोड़ना पड़े, गांव छोड़ना पड़े, या निवास का कोई भी स्थान है वो स्थान छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़े, या आप उसको छुड़वाते हो, तो धारा 3A में आता है। ये तो आपका घर है, आपका घर छोड़ने के लिए मजबूर कर रहे हो, तो ये गृह में आ गया। आपका गांव है जिसमें बहुत सारे घर है, वो पूरा गांव छोड़ के उसको जाने के लिए मजबूर कर रहे हो, ग्राम के अंदर आ गया। निवास का अन्य स्थान है कि जैसे ये पूरा गांव था, इस गांव में 5 कॉलोनियां थी, तो आप इस कॉलोनी में कि बस इस कॉलोनी में ब्राह्मण ही ब्राह्मण रहेंगे, दलित नहीं रहेगा, इस प्रकार से आप उसको परेशान करते हो बार बार, और उसको वो कॉलोनी छोड़ना पड़े, तो निवास का स्थान छोड़ने के लिए मजबूर कर रहे हो, तो ये इसके अंदर 3A के अंदर आएंगे तीनों प्रकार के कार्य। पर इस खंड के अंदर लोक कर्तव्य के निर्वहन में किसी कार्रवाई को लागू नहीं होगा। कि अगर कोई पब्लिक ड्यूटी में ये ऐसा स्थान छुड़वाता है तो उस पर यह धारा 3A लागू नहीं होगी। जैसे सरकार ने कह दिया कि यहां पर एक कॉलोनी है जिसमें ST SC के लोग ही ज्यादा रहते हैं, कि ये SC के लोगों की कॉलोनी है, और सरकार कहती है कि ये जगह आपको खाली करनी पड़ेगी, क्योंकि इस जगह पर हम या तो 1-2 दिन में हमला हो सकता है पाकिस्तान का, या हम इस जगह पर एक बड़ी सभा होने वाली है सरकार की, या सरकार इस जगह पर कोई फैक्ट्री डालना चाहती है, आपको ये स्थान छोड़ना पड़ेगा, बदले में कंपनसेशन देती है। हमले की स्थिति में वो कह देती है 2 महीने के लिए स्थान छोड़ो। तो अगर सरकार लोक कर्तव्य के निर्वहन में पब्लिक ड्यूटी इम्पोज करने के कारण उस पर उसको इसके ST SC के सदस्यों को गृह, ग्राम या निवास स्थान छोड़ने के लिए मजबूर करती है, तो उसको ये धारा लागू नहीं होगी।
या फिर यह क्या बताता है कि एसटी और एससी के किसी सदस्य को निम्नलिखित के संबंध में किसी रीति से बाधित या निवारित करता है। एसटी एससी के सदस्य को बाधित या निवारित करता है, ये रीतियां बता रखी है किस किस रीति से कर सकता है। सबसे पहले किसी क्षेत्र में संपत्ति संसाधन है, कोई क्षेत्र है जहां पर संपत्ति से संसाधन है, या अन्य व्यक्ति के साथ समान रूप से कब्रिस्तान शौचालय भूमि का उपयोग करना, कोई नदी, सरिता, कुआं, तालाब, कुंड, नल या जलीय स्थान या स्नान घाट, सार्वजनिक परिवहन, कोई सड़क, लोक मार्ग का उपयोग करने से बाधित करते हो। एसटी या एससी के मेंबर को कोई भी संपत्ति है उस संपत्ति संपादन का उपयोग करने से मना करते हो। जैसे कोई खुला स्थान है जहां मिट्टी है, मिट्टी पूरा गांव भर के ला रहा है और आप एसटी एससी के मेंबर को उस जगह से मिट्टी नहीं भर के लाने दे रहे, या आप कोई कब्रिस्तान है वहां पर शव ले जाने के लिए उसको एसटी एससी को मना कर देते हो। आप कहते हो कि तो जनरल का शमशान घाट है, आप इस शमशान भूमि का उपयोग नहीं करोगे, एसटी एससी के मेंबर को बाधित करते हो। या कोई नदी है जिसमें सब लोग नहाते हैं, एसटी के मेंबर को नहीं नहाने देंगे। तालाब, कुआं, नल वगैरह ऐसे स्थान, या कोई भी सार्वजनिक स्नान घाट है जहां पर लोग नहाते हैं, वहां एसटी एससी के मेंबर को नहीं जाने देंगे। कोई सार्वजनिक परिवहन, मतलब जो बस है गवर्नमेंट की, उसमें सब मेंबर जाते हैं, आप एसटी वाले को बैठने से बाधा उत्पन्न करते हो। कोई सड़क है, किसी के घर के बाहर कोई सड़क है, सब मेंबर गुजरते हैं, आप एसटी एससी वाले को नहीं गुजरने देते। या कोई मार्ग का उपयोग करने में बाधा उत्पन्न करते हो, तो 3 यह कहकर एक लोच का अपराध किया है। बी, साइकिल, मोटरसाइकिल पर बैठकर उसकी सवारी करते हैं, सार्वजनिक स्थान पर जूते, नए कपड़े पहनने, विवाह की शोभा यात्रा निकालने या विवाह की शोभा यात्रा के दौरान घोड़े या अन्य साधन पर बैठने का आरोहण करने में बाधा डालते हो। जैसा मैं चर्चा कर रहा था, 2 अपराध एफटीएससी एक्ट के सबसे ज्यादा होते हैं। एक तो किसी एफटीएससी के मेंबर को जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करके गाली देना, दूसरा गांव का ठाकुर होते हैं, ठाकुर मतलब मैं राजपूत जाति की बात नहीं कर रहा, जो गांव का मुखिया होता है उसको ठाकुर बोला जाता है, कि गांव के मुखिया है, ठाकुर है, प्रधान है, ऐसा बोला जाता है। तो जो गांव का मुखिया होता है वो नहीं चाहता कि एफटीएससी का मेंबर उसके सामने कार में बैठ के जाए, मोटरसाइकिल पे बैठ के जाए, या घोड़े की सवारी करके जाए, या नए कपड़े और जूते पहन के रफ एंड टफ होके उसके सामने से निकले, या विवाह की शोभा यात्रा निकाले, बंदोरी वगैरह निकाले, या कोई बड़ी गाड़ी पर बैठकर रुतबे में उसके सामने निकले। उसका ईगो हर्ट होता है, कि गांव का जो मुखिया होता है उसका ईगो हर्ट होता है इससे। तो ये अगर ऐसा कुछ कार्य हो रहा है उसमें आप बाधा डालते हो। कई गांवों में आपने सुना होगा पुलिस कस्टडी में दलित व्यक्ति की बंदूरी निकली, तो ये इसी के अपराध के अंदर आता है 3 का यह कर। जनता या समान धर्म के अन्य व्यक्तियों के खुले किसी पूजा स्थान या जाट रथ सहित किसी धार्मिक, सामाजिक या सांस्कृतिक शोभा यात्रा में भाग लेना या उससे को निकालने में बाधा उत्पन्न करते हो। जनता है वो जनता के लिए कोई पूजा का सामान्य स्थान है, या कोई धार्मिक, सामाजिक या सांस्कृतिक शोभा यात्रा है। धार्मिक कोई भगवत कथा है, सामाजिक कोई सामूहिक कार्यक्रम हो रहा है जिसमें सभी समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन है, उसमें नहीं जाने दे रहे, या फिर सांस्कृतिक कि कोई होली का कार्यक्रम हो रहा है, पूरे गांव का कार्यक्रम है, आप दलित व्यक्ति की एंट्री बंद कर देते हो, दलित नहीं आएगा। तो ऐसे किसी भी कार्यक्रम में जो चाहे धार्मिक, सामाजिक या सांस्कृतिक हो, जहां पर मजा आता है, लोग इंटरेस्ट लेते हैं, इंजॉयमेंट लेते हैं, वहां पर भाग लेने से, या उसको कोई व्यक्ति ऐसा कार्यक्रम निकालने में दलित आता है तो उसको निकालने देने से मना करते हो। या कोई जनता या समान धर्म के जनता या समान धर्म के अन्य व्यक्तियों के खुले किसी स्थान में प्रविष्ट करते हो, पूजा स्थल पर कोई प्रविष्ट करता है। जैसे मान लो कि कोई मंदिर है, सालासर बालाजी का मंदिर है, उस मंदिर में वो आदमी प्रवेश करता है किसी प्रकार से, और जैसे उनको पता लगता है कि ये दलित है वो निकाल देते हैं। ठीक है, कि कोई व्यक्ति दलित है उसको निकाल के रख देंगे कि नहीं आप दलित है, आप सालासर बालाजी मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। तो जनता और समान धर्म के अन्य व्यक्तियों को पूजा के स्थान में प्रविष्टि करने से आप मना करते हो, रोकते हो धार्मिक स्थान पर, तो ये 3 यह के ई शब्द का अपराध है। या किसी शैक्षणिक संस्था, अस्पताल, औषधालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, दुकान या लोक मनोरंजन के स्थान
या कोई अन्य लोक स्थान में प्रविष्टि होने। क्या हुआ? कोई शैक्षणिक संस्था, अस्पताल, औषधालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, दुकान या लोक मनोरंजन के स्थान या किसी अन्य लोक स्थान में प्रविष्टि होने, जनता के लिए किसी खुले स्थान का सार्वजनिक उपयोग के लिए अभिप्रेत। हेलो, खोल दो, 1 मिनट रुकना भाई। सॉरी, घर पे तब थोड़ा इंटरप्ट हो गया। तो कोई शैक्षणिक संस्था, अस्पताल है, औषधालय है या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, दुकान है, लोक मनोरंजन या कोई अन्य स्थान में प्रविष्ट होने से या जनता के किसी स्थान का सार्वजनिक उपयोग करने से या कोई उपकरण वस्तुओं का उपयोग करने से मना करना। तो किसी भी स्कूल में एफटीएससी को व्यक्ति को प्रवेश देने से मना करते हो, या कोई अस्पताल में कि नहीं, इस अस्पताल में तो जो सार्वजनिक अस्पताल है उसमें किसी को मना करते हो। प्राइवेट व्यक्ति भी, चाहे प्राइवेट अस्पताल है, अगर एफटीएससी का मेंबर पूरा पे करके इलाज कराना चाहते हैं तो नहीं कर सकता। मना करता है तो 3 के ई के अंतर्गत अपराध में आता है। कोई औषधालय हो सकता है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो सकता है, कोई राशन की दुकान या किसी प्रकार की दुकान या लोक मनोरंजन का स्थान है या अन्य लोक स्थान है जो जनता के लिए खुले हैं, जनता द्वारा सार्वजनिक उपयोग में लिए जाते हैं, या कोई भी उपकरण हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है ऐसे स्थान में, उसका उपयोग करने से बाधित करते हो। या फिर 3 के अंदर किसी एफटीएससी के मेंबर को किसी वृत्ति में व्यवसाय करना, कोई उपजीविका, व्यापार, कारोबार या किसी नौकरी के में नियोजन करना जिसमें जनता या किसी वर्ग के अन्य लोगों को उपयोग करने, उस तक पहुंच करने का अधिकार भी शामिल है। तो कोई वृत्ति, व्यवसाय करना, उपजीविका, व्यापार, कारोबार या नौकरी का नियोजन करना जिसमें जनता या कोई अन्य वर्ग के सदस्यों द्वारा उपयोग में लिया जाता है या वहां तक उनकी पहुंच होती है वृत्ति व्यवहार की, उस वृत्ति या व्यापार करने से एफटी या एससी के मेंबर को आप निवारित कर रहे हो। कि जैसे कोई विशेष क्लास का बिजनेस होता है कि जैसे मंदिर के बाहर फूल, माला या प्रसाद बेचने का व्यक्ति एफटीएससी का नहीं करेगा। अगर एफटीएससी का व्यक्ति फूल, माला या प्रसाद बेचता है तो ये भगवान के पास आ जाएगी और दलित के हाथ पे तो भगवान छुआछूत हो जाएंगे। अगर आप ऐसा कर कर एफटीएससी को फूल, माला नहीं बेचने देते, उसमें बाधा डालते हो फूल, माला में, तो 3 यह क्या अपराध माना जाएगा। ये सब उदाहरण है, कोई भी दलित या एफटीएससी का मेंबर इस पर नाराजगी नहीं दर्ज कराए। या 3 के अंदर क्या आएगा? कोई जादू टोना करने से या कोई महिला के दायन होने। ये दायन लिखा हुआ है, ये दायन भूत प्रेत मानकर किसी महिला के साथ बुरा व्यवहार करते हैं कि ये तो भूत प्रेत है। तो कोई जादू टोना करने या दायन होने का अभिकथित करके अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की किसी महिला को शारीरिक रूप से हानि पहुंचाते हैं या मानसिक यंत्रणा देते हैं। मानसिक यंत्रणा की जगह यातना कर लेना, समझ में आ जाएगा कि उसको शारीरिक रूप से मारा पीटा जाता है कि ये तो जादू टोना करती है, हमारे बच्चे को इसने बीमार कर दिया, या तो ये दायन है, ये 4 लोगों को खाएगी। ऐसा करके आप एफटीएससी की महिला पर ऐसा आरोप लगाते हैं जादू टोना करना या दायन होने का, जिसके कारण उसको शारीरिक हानि पहुंचाते हो, उसको मारपीट, मानसिक रूप से टॉर्चर करते हो। 3 का अपराध है। 3 का अपराध देखते हैं। एफटी या एफसी के किसी व्यक्ति या कुटुंब के या उसके किसी समूह के सामाजिक या आर्थिक बहिष्कार करेगा या उसकी धमकी देगा। एफटीएससी मेंबर के एफटीएससी के किसी व्यक्ति के साथ या उसके परिवार के साथ या एफटीएससी का कोई समूह है, उन लोगों ने ग्रुप बना रखा, उसका आप सामाजिक रूप से बहिष्कार करते हो, आर्थिक रूप से बहिष्कार करते हो, ये बहिष्कार करने की धमकी देते हो। जैसे जय भीम का एक एसोसिएशन बना लिया, किसी मोहल्ले वालों ने एक समिति बना ली कि यह समिति है, जैसे जयपुर में कोई भी मानसरोवर दलित समिति ऐसा करके बना ली। आप उस समिति की खोली हुई किसी भी दुकान से कोई सामान नहीं लेते हो, बहिष्कार करते हो कि इन लोगों को किसी कार्यक्रम में नहीं बुलाएंगे। इस जो मानसरोवर दलित समिति के द्वारा जो
जो कुछ दुकानें खोली जाती है सामान वगैरह बेचने के लिए, क्योंकि सब अधिकार होता है समितियों को काम करने का। तो आप कहते हो कि इसको अनुसूचित जाति के व्यक्ति की दुकान पे से कोई सामान नहीं लेंगे। जैसे एक कंसेप्ट चलता है, कुछ समय बीच में चर्चा में चला था कि किसी जाति विशेष के द्वारा कोई दुकान खोली जाती थी, उस जाति विशेष की दुकान से कोई सामान नहीं लेता था। जैसे हिंदू की दुकान है तो मुसलमान उस पर से सामान नहीं लेते थे, ये माना जाता था कि हिंदू की दुकान है इस पर से मत लो, ये आर्थिक बहिष्कार है। या मुस्लिम की दुकान होती थी तो वहां से हिंदू नहीं लेते थे सामान, कि मुसलमान को क्यों पैसे कमाने दे, हिंदू नहीं लेते थे, तो ये उसका आर्थिक बहिष्कार है। इसी प्रकार से आप सामाजिक बहिष्कार करते हो, या तो किसी व्यक्ति का, या उस व्यक्ति के परिवार का, या उसके पूरे ही कोई ग्रुप बना रखा है उन्होंने सामाजिक रूप से, उस ग्रुप का सामाजिक या आर्थिक बहिष्कार करते हो। तो ये जो सारे अपराध थे, जो अपराध आपने कहां से पढ़े, 3A से लेकर 3ZC तक, ये सारे अपराध 29 अपराध हो गए। इस 29 अपराध के लिए आपको 6 माह का न्यूनतम कारावास और 5 वर्ष तक का अधिकतम कारावास प्लस जुर्माना। 6 month to 5 year प्लस 6 month to 5 year प्लस फाइन का इम्पोज आप पर किया जाएगा। कोई व्यक्ति जो FTSC का मेंबर नहीं है, अब तक तो कोई व्यक्ति जो FTSC का मेंबर है, अब तक तो हम पढ़ रहे थे कि कोई व्यक्ति FTSC का मेंबर नहीं है और उस व्यक्ति के द्वारा FTSC के मेंबर के साथ ये 29 प्रकार के अपराध किए जाते हैं। कि जैसे FTSC के अंदर राजस्थान में मीना जाति आती है, तो मीना जाति के किसी सदस्य के साथ जनरल जाति के सदस्य के द्वारा गाली गलौज किया जाता है, तो वो 3/5 में कवर होगा। पर यहां बात कर रहे हैं कि आप FTSC के व्यक्ति हो और उस व्यक्ति के द्वारा क्या किया जा रहा है, मैं 3(2) दोबारा पढ़ा रहा हूं। कोई भी व्यक्ति जो FT या SC के का सदस्य नहीं है, मतलब नॉन FTSC है, कोई नॉन FTSC का मेंबर है जो FTSC का मेंबर नहीं है, वो झूठा साक्ष्य देता है या साक्ष्य गढ़ता है, मिथ्या साक्ष्य देगा या मिथ्या साक्ष्य गढ़ेगा। जैसा 292 293 IPC में दोनों की परिभाषा दे रखी है, दोनों को बता रखा है 292 93 में, तो कोई मिथ्या साक्ष्य गढ़ता है या मिथ्या साक्ष्य देता है, या जिससे उसका आशय क्या है, ऐसा मिथ्या साक्ष्य गढ़ना, या जिससे उसका आशय है कि अनुसूचित जाति या जनजाति के किसी सदस्य को ऐसे अपराध के लिए जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन मृत्युदंड से दंडनीय दोष सिद्ध कराना है। कि आप नॉन FTSC के मेंबर होते हुए आप इस इंटेंशन से एविडेंस देते हो, फॉल्स एविडेंस, झूठा एविडेंस, मिथ्या साक्ष्य देते हो, मिथ्या साक्ष्य गढ़ते हो, कि आप क्या करोगे, उस साक्ष्य के द्वारा FTSC के मेंबर को ऐसे अपराध के लिए जो मृत्युदंड से दंडित है, उस अपराध के लिए दोष सिद्ध कराओगे, और या वह ये जानता हो कि इससे उसका दोष सिद्ध होना संभव है, कि ऐसा झूठा साक्ष्य देने से वो दोष सिद्ध हो जाएगा और आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडनीय अपराध सजा पाएगा। तो या तो उस एविडेंस FTSC के मेंबर के विरुद्ध एविडेंस देने से वो व्यक्ति मृत्युदंड से दंडित हो जाएगा, या आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्ध हो जाएगा या होना संभाव्य है। और यदि अनुसूचित जाति और जनजाति के किसी निर्दोष सदस्यों को ऐसा मिथ्या और गढ़े हुए साक्ष्य के फलस्वरूप दोष सिद्ध किया जाता है, और ऐसा एविडेंस देने के कारण FTSC के किसी भी निर्दोष सदस्य को मिथ्या या गढ़ा हुआ साक्ष्य देने के कारण दोष सिद्ध किया जाता है और फांसी दे दी जाती है,
तो वह व्यक्ति जो ऐसा मिथ्या साक्ष्य देता है या गढ़ता है मृत्युदंड से दंडनीय होगा। तो कोई नॉन एफटीएससी का मेंबर झूठा साक्ष्य देकर, झूठा साक्ष्य गढ़कर एफटीएससी के मेंबर को मृत्युदंड से दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्ध करता है, या वह जानता है कि इससे इसका दोष सिद्ध होना संभाव्य है, तो वो दोष सिद्ध आजीवन कारावास या मृत्युदंड से दंडित होगा। सॉरी, थोड़ा सा माइंड सेट डिस्टर्ब हो गया, बीच में क्लास छोड़ते ही मेरा माइंड सेट डिस्टर्ब हो जाता है। मैं दोबारा आपको ये धारा को 2 टुकड़ों में बांटकर समझाता हूं। नॉन एफटीएससी मेंबर है, इसके द्वारा किसी के खिलाफ फॉल्स एविडेंस दिया जाता है, झूठा मिथ्या साक्ष्य दिया जाता है। किसके खिलाफ? एफटीएससी के मेंबर के खिलाफ। तो नॉन एफटीएससी मेंबर ने दिया फॉल्स एविडेंस एफटीएससी के मेंबर के खिलाफ। किस इंटेंशन से? उसका इंटेंशन है कि या तो इसको मृत्युदंड, डेथ, मृत्यु के कारावास से दंडित किया जाएगा इस एविडेंस के आधार पर, या इससे मृत्यु से दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्ध होना संभव है। या तो दोष सिद्ध किया जाएगा या संभव है, ऐसा इंटेंशन लेकर वो एविडेंस देता है, तो आपको आजीवन कारावास प्लस फाइन से दंडित किया जाएगा। कि आपका इंटेंशन है कि उसको मृत्युदंड से दंडित अपराध के लिए दोष सिद्ध किया जाए, या मैं एविडेंस दूंगा जिससे वो मृत्युदंड से दंडित अपराध के लिए संभाव्य रूप से दोष सिद्ध कर दिया जाएगा। ऐसा इंटेंशन लेकर आप एफटीएससी के मेंबर के खिलाफ फॉल्स एविडेंस देते हो, तो आजीवन कारावास प्लस फाइन आप पर इंपोज किया जाएगा। किस पर? इस पर। या फिर आप उसको मृत्युदंड दिलवा ही देते हो, आपके दिए गए झूठे एविडेंस से, फॉल्स एविडेंस से उसको मृत्युदंड दिलवा देते हो, मृत्युदंड से दोष सिद्ध कर दिया जाता है, तो फिर आपको भी मृत्युदंड की सजा दी जाएगी, फांसी की सजा दी जाएगी। अब पढ़ते हैं, थोड़ा सा आपको क्लियरिटी आ जाएगी कि मैं किस बारे में बात कर रहा था। मिथ्या साक्ष्य देगा, मिथ्या साक्ष्य गढ़ेगा यदि उसका आशय एफटीएससी के किसी सदस्य को किसी ऐसे अपराध के लिए जो मृत्युदंड से दंडनीय दोष सिद्ध कराना, उसका इंटेंशन है कि मैं इसको मृत्युदंड से दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्ध कराऊं, या ये जानता है कि इससे उसका दोष सिद्ध होना संभव है, कि ये झूठा एविडेंस दूंगा इससे वो मृत्युदंड से दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्ध हो जाएगा, तो फिर उसको आजीवन कारावास, जो झूठा एविडेंस देता है उसको आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। या कोई एफटी और एससी के किसी निर्दोष सदस्यों को मिथ्या या गढ़े हुए साक्ष्य के परिणाम स्वरूप दोष सिद्ध किया जाता है और फांसी दी जाती है। कि एफटीएससी के मेंबर है जो निर्दोष है, उसको आपके झूठे साक्ष्य के आधार पर दोष सिद्ध करके फांसी दे दी जाती है, तो फिर वह व्यक्ति जो ऐसा एविडेंस दे रहा है उसको भी मृत्युदंड दिया जाएगा। या आप मिथ्या साक्ष्य दे रहे हो नॉन एफटीएससी के मेंबर के रूप में, जिस उस मिथ्या साक्ष्य देने का आपका इंटेंशन है कि आप एफटी या एससी के किसी सदस्य को ऐसे अपराध के लिए जो मृत्युदंड से दंडनीय नहीं है किंतु 7 वर्ष उससे अधिक के कारावास से दंडनीय है, दोष सिद्ध करना। अब की बार जो झूठा एविडेंस दे रहा है उसके बारे में आपको पता है कि मृत्युदंड से तो दंडनीय नहीं है, पर यह 7 साल से ज्यादा की सजा पाएगा इस झूठे एविडेंस देने के कारण। या तो दोष सिद्ध कराना है या दोष सिद्ध होना संभव है, ये जानते हो आप उस झूठे एविडेंस से, तो आपको 6 माह से लेकर 7 वर्ष तक के कारावास की सजा और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। कि आपके एविडेंस के कारण कोई 7 साल से अधिक का कारावास की सजा पा लेता है या उस एविडेंस के कारण 7 साल से अधिक की सजा पाना संभाव्य है, तो सेकंड क्लोज के अंदर आप 6 माह से 7 साल तक की सजा पाओगे। थर्ड पॉइंट, कोई अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिफ्टी करता है, जिससे उसका आशय क्या है? रिफ्टी का मतलब होता है किसी चीज को नुकसान करना, जैसे मोटरसाइकिल जलाना, फसल में आग लगा देना, कोई गाय है, किसी की गाय बैल वगैरह उसको मार देते हो आप इंटेंशन के साथ, किसी की चीज को तोड़ देते हो, ये सब रिफ्टी है। तो कोई अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिफ्टी करेगा जिसमें उसका आशय अनुसूचित जाति या जनजाति के किसी सदस्य की संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है और वह जानता है कि इससे ऐसा संभाव्य है
कि वह कारावास से जिसकी अवधि 6 वर्ष से कम नहीं और 7 वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माने से दंडनीय होगा। कि आप किसी अग्नि या विस्फोटक पदार्थ के द्वारा रिफ्टी कर इफ इंटेंशन से करते हो कि एफटी और एससी के किसी सदस्य की संपत्ति को नुकसान पहुंचेगा। रिफ्टी का अंदर क्या क्या आती है, कोई भी चीज को नुकसान पहुंचाना, मोटरसाइकिल जलाना, फसल वगैरह जला देना, या किसी के पास कोई सामान है उसको तोड़ देना, कीमती सामान है। तो एफटी और एससी के मेंबर की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के इंटेंशन से आप अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिफ्टी करते हो और आप जानते हो कि ऐसा कार्य करने से उसको नुकसान होना संभाव्य है उसकी संपत्ति को, तो 6 माह से लेकर 7 वर्ष तक का आप पर कारावास इंपोज किया जा सकता है, साथ ही जुर्माने से आपको दंडित किया जाएगा। धारा 3 के सेकंड क्लोज के 4th पॉइंट के अंतर्गत आएगा कि कोई अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिफ्टी करते हो जिससे आशय है कि उसके घर को जो एफटीएससी के सदस्य के द्वारा सामान्यतः पूजा के स्थान के रूप में या आवास के स्थान के रूप में या संपत्ति की अभिरक्षा के किसी स्थान के रूप में काम आता है। कि आप अग्नि विस्फोटक पदार्थ के द्वारा ऐसी चीज की रिफ्टी करते हो जो क्या है, एक घर है, जो एफटीएससी के सदस्य का रहने का घर हो सकता है, पूजा का स्थान हो सकता है, या उसने अपनी कोई प्रॉपर्टी उस घर के अंदर रख सकती है, उस स्थान को अग्नि या विस्फोटक पदार्थ के द्वारा आप नष्ट करते हो और ये जानते हो कि ऐसी अग्नि या विस्फोटक पदार्थ की रिफ्टी के द्वारा उसका नष्ट होना संभाव्य है, तो आप आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडनीय होंगे। या फिर आप आईपीसी की धारा आईपीसी के अधीन 10 वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय कोई अपराध किसी व्यक्ति या संपत्ति के विरुद्ध यह जानते हुए करते हो कि ऐसा व्यक्ति अनुसूचित जाति या जनजाति का या ऐसे सदस्य की संपत्ति है जो एफटी या एसटी का है। आप आईपीसी के अंतर्गत कोई भी अपराध जिसके लिए 10 वर्ष या उससे अधिक की सजा दे रखी है, वो अपराध या तो एफटी एसटी के व्यक्ति के विरुद्ध ये करते हो, ये जानते हुए करते हो कि इससे एफटीएससी के व्यक्ति को नुकसान होगा, या उसकी संपत्ति के विरुद्ध ऐसा अपराध करते हो जो 10 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय है, तो आप आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडनीय होंगे। अब देखना, कई लोगों को समझ में नहीं आया होगा जो ये लास्ट पैरा है कि वह आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडनीय होगा। ये तो उस व्यक्ति के लिए जो एफटीएससी के विरुद्ध अपराध कर रहा है। एफटीएससी के विरुद्ध अपराध कर रहा है, कौन कर रहा है? नॉन एफटीएससी। तो ये तो सजा है उस व्यक्ति के लिए जो एफटीएससी के विरुद्ध अपराध कर रहा है, और ये जो प्रोविजन है ये वो अपराध है जिसके लिए नॉन एफटीएससी को सजा दे रहे हैं। कि आप एफटीएससी के किसी मेंबर का घर तोड़ते हो, उसका कोई विस्फोटक पदार्थ से उसके सामान की रिफ्टी करते हो, उसके खिलाफ झूठा एविडेंस देकर उसको सजा करवाते हो, तो आप इन सब के अंतर्गत आएंगे। क्लियर है? 4th ए, अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई अपराध किसी व्यक्ति या संपत्ति के विरुद्ध यह जानते हुए करेगा कि ऐसा व्यक्ति अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का सदस्य है और वह संपत्ति ऐसे सदस्य की है कि वह ऐसे अपराधों के लिए आईपीसी या किसी के अधीन या विनिर्दिष्ट आईपीसी के अधीन यथा विनिर्दिष्ट दंड से दंडनीय है और जुर्माने का भी दायी है। एसटी या एससी के विरुद्ध अनुसूची में कुछ अपराध बताए गए हैं, उन अपराधों को आप किसी व्यक्ति के विरुद्ध यह जानते हुए करते हो कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध अपराध कर रहे हो वो एफटीएससी का मेंबर है, या वो संपत्ति जिसके विरुद्ध अपराध कर रहे हो वो एफटीएससी की संपत्ति है, तो फिर आपको आईपीसी में जो दंड बता रखा है उस अपराध के लिए उस दंड और जुर्माने के से भी आप दायी होंगे। 30 सेकंड रुकना। कि अनुसूची इस अधिनियम के बाद में एक अनुसूची दे रखी है, वहां कुछ अपराध बता रखे हैं आईपीसी में। तो अनुसूची में कोई अपराध बता रखा है, वो कोई व्यक्ति या संपत्ति के विरुद्ध आप यह जानते हुए करते हो कि जो व्यक्ति है, जिस व्यक्ति की संपत्ति है वो व्यक्ति एफटीएससी का है, तो वहां ऐसे अपराध के लिए आईपीसी में जो सजा बता रखी है उस सजा से दंडनीय होंगे और जुर्माने से भी आप दायी होंगे। ये जानते हुए या ये विश्वास करने का कारण रखते हुए कि इस अध्याय के अधीन कोई अपराध किया गया है और वह अपराध किए जाने के
किसी साक्ष्य को अपराधी को विधिक दंड से बचाने के आशय से वह गायब करेगा। ये जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि इस चैप्टर के अधीन कोई अपराध किया गया है और अपराध किए जाने में कोई साक्ष्य से किसी अपराधी को विधिक दंड से बचाने के आशय से आप गायब करते हो, या इस आशय से कि उस अपराध के बारे में ऐसी कोई जानकारी देगा तो वह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है कि वह मिथ्या है, तो उस अपराध के लिए उपबंधित दंड से दंडनीय होगा। इस धारा को समझना, ये पॉइंट क्या कहना चाह रहा है कि आप ये जानते हो, विश्वास करने का कारण रखते हो कि चैप्टर 3 के अधीन कोई अपराध है। सेक्शन 3 जो हमारा सेकंड अपराध FTSC के अपराध के लिए जो अध्याय सेकंड चलेगा, इस अध्याय के अधीन कोई अपराध हुआ है। उस अपराध को बचाने के लिए आप साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करते हो, साक्ष्य को गायब करते हो, या फिर उस व्यक्ति को जिसने FTSC के विरुद्ध इस अध्याय सेकंड में जो धारा 3 से शुरू हो रहा है इसका कोई अपराध किया है और FTSC के व्यक्ति के विरुद्ध जिस भी जनरल के व्यक्ति ने अपराध किया उस व्यक्ति को बचाने के आशय से आप साक्ष्य छिपा रहे हो या कोई गलत जानकारी दे रहे हो, मिथ्या जानकारी दे रहे हो, जिससे उस व्यक्ति को इस एक्ट के अधीन अपराध से बचाया जा सके, तो आप पर भी वही दंड से दंडनीय होगा जो उस व्यक्ति पर लगता है यदि वो अपराध के लिए पकड़ में आ जाता। एग्जाम्पल से समझ रहे इस पॉइंट को कि किसी ने, ए नाम के व्यक्ति ने जो जनरल का था, उसने बी जो FT का था उसको गाली गलौज कर दी, तो अपराध हो गया कि किसी को सार्वजनिक स्थान पे FTSC के मेंबर को जाति सूचक शब्दों का प्रयोग। अब आप वहां पर खड़े हो, सी व्यक्ति वहां पर खड़ा है, ये देख रहा है कि ए ने बी को गाली गलौज निकाली। अब आप ए की तरफ से गवाह बन जाते हो, ए कहता सी मौके पर था, पूछ लो इससे क्या हुआ था, और आप कहते हो कि ए ने तो कोई गाली गलौज नहीं निकाली। क्यों कहते हो? क्योंकि ए पर धारा 3 के अधीन जो अपराध आरोप बन रहा है कि उसने गाली गलौज की, उससे उसको बचा लेंगे। आप सी होकर ऐसा एविडेंस देते हो जो इस FTSC एक्ट के अध्याय सेकंड के अधीन कोई अपराध से बचा रहे हो या झूठा साक्ष्य देकर उस अपराध से संबंधित एविडेंस गायब कर रहे हो। जैसे आपने उसके घर पर कोई मल मूत्र फेंका था, FTSC के मेंबर को वो मल मूत्र गायब कर दिया कि एविडेंस किस बात का देगा, या उसके साथ किसी भी तरह की बदतमीजी की थी, उसको टॉयलेट पिलाया था, तो आपने वो सारी चीजें गायब कर दी, साफ सुथरा कर दिया, जो कुछ भी हुआ वो आपने मिटा दिया, तो आप एविडेंस मिटा रहे हो या कोई मिथ्या जानकारी देकर उसको इस अधिनियम के अधीन अपराध से बचा रहे हो। तो आप भी उसी सी भी अगर पकड़ में आ जाता है कि इसने झूठा एविडेंस दिया है या एविडेंस गायब किया है, तो सी भी ए के बराबर ही अपराध का दायित्व होगा। या आप लोक सेवक होते हुए इस धारा के अधीन कोई अपराध करते हो तो आपको 1 वर्ष से कम नहीं होने वाली, किंतु जो उस अपराध के लिए उपबंधित है, दंडनीय होंगे। कि आप पब्लिक सर्वेंट होते हुए इस अधिनियम के अधीन धारा 3 का कोई अपराध कर रहे हो तो आप पर मिनिमम 1 साल से लेकर आजीवन कारावास, मिनिमम 1 साल से लेकर उस अपराध के लिए जो दंड इसके अधीन बता रखा वहां तक की सजा इंपोज की जा सकेगी। क्लियरली समझ में आ गया होगा। 1 घंटे की क्लास हो चुकी है। मैं इंग्लिश वाला रिकॉर्डिंग करके आपको आज ही अलग से भेज दूंगा। अभी 1 घंटे की क्लास से ज्यादा मैं लूंगा तो आप कहेंगे कि सर बोर हो जाते हैं, 1 घंटे से ज्यादा मत लो। तो इंग्लिश टर्म्स में अभी आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद रिकॉर्डिंग करके अपलोड कर दूंगा। आप हिंदी वाला पढ़ लो, समझ लो। थैंक यू सो मच। धारा 3 ही कंप्लीट करेंगे आज, कल से धारा 4 शुरू करेंगे।